अपना क्वेश्चन सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन बोलेंगे वही ट्राई करना, अपने मन से कुछ भी मत ट्राई करना, हम फिर से बोलेंगे। सबसे नीचे लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर 12, गिवन 3 इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। The three system of equations given is 2x minus y plus 2z equal to 2। सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं भाई। बारह नंबर क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोग। 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2 प्लस 2z इक्वल टू 2, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। सब लोग अपने आप को म्यूट पर ही रखोगे, नहीं तो म्यूट ऑल कर देंगे हम। नेक्स्ट इज x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 4। x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 4। x प्लस वाई प्लस लैम्डा z इक्वल टू 4। x प्लस वाई प्लस लैम्डा z इक्वल टू 4। Okay, so I taught you augmented matrix। तो जो मेरा augmented matrix है, मेरा augmented matrix हो जाएगा 2 minus 1 2 1 minus 2 1 1 1 lambda 2 minus 4 4। हम लोग इकेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं जनरली। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमको यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेंगे। R3 को नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर लैम्डा है, तो उसको नहीं छेड़ेंगे। 1 माइनस 2 1 माइनस 4 2 माइनस 1 2 2 1 1 लैम्डा 4। उसके बाद हम ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को 0 करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे R2 को लिखेंगे R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R3 को लिखेंगे R3 माइनस R1। तो फिर जो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2 1 माइनस 4। 2 में डबल घटाएंगे 0 और माइनस 1 में डबल ऐड हो जाएगा 3। 2 में डबल घटाएंगे 0 और 2 में डबल ऐड हो जाएगा 10। 1 में 1 घट गया 0, 1 में 2 ऐड हो जाएगा 3, लैम्डा में 1 घट गया लैम्डा माइनस 1, 4 में 4 ऐड हो जाएगा 8। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको मेनली जो इकेलॉन फॉर्म होता है, इसमें इकेलॉन फॉर्म लाने के लिए हम लोग को जो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है वो 3 है, वहाँ पर हमको जनरली 1 चाहिए होता है। लेकिन हमको इकेलॉन फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं होता, हमको इंटरेस्ट है रैंक में। तो रैंक निकालने के लिए हम लोग अगर ये जो 3 है, इस 3 को फिलहाल 0 नहीं भी बनाएंगे तो हमारा काम चलेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे ना, हम R3 में R2 घटा देंगे। R3 में जब R2 घटाएंगे तो जो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो आएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 4 0 3 0 10 0 0 लैम्डा माइनस 1 और इधर माइनस 2 आ जाएगा। सो दिस इज माई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। एंड अगर तुम इकेलॉन फॉर्म लाना भी चाहोगे तो भी देखो इट्स ऑलमोस्ट डन। तुमको बताए थे तुम किसी भी रो को कितना भी टाइम्स लिख सकते हो, तो तुम अभी भी अगर R2 को 1/3 टाइम्स R2 लिख दो
तो जहाँ 0 है वहाँ 0 रहेगा, जहाँ 3 है वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ 0 रहेगा। सो दिस इज एन इकेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और इकेलॉन फॉर्म के लिए तुम्हारा लैम्डा माइनस 1 के जगह पर भी 1 ही आना चाहिए अगर एग्जैक्ट इकेलॉन फॉर्म चाहिए तो, लेकिन हमको एग्जैक्ट इकेलॉन फॉर्म चाहिए वही ये नहीं, इसलिए हम यहाँ पर सीधे आंसर कर सकते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होता था हम लोग का? सिर्फ एक ही चीज़ होता था, हम लोग का नहीं, एक भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। उस समय रैंक का क्या कंडीशन है वो प्लीज़ मैसेज करो हमको। 3 कंडीशन होता था हम लोग का। एक था यूनिक सॉल्यूशन, एक था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता था रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों बराबर हो जाए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का भी होता था, ए का और ऑगमेंटेड का रैंक बराबर होना चाहिए और इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और नो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये तभी पॉसिबल होगा जब लैम्डा माइनस 1 जीरो हो जाए। जब लैम्डा माइनस 1 जीरो हो जाएगा, इन दैट केस जो ए मैट्रिक्स है बार के लेफ्ट साइड उसका रैंक 2 आ जाएगा, इसका रैंक 2 आ जाएगा इन दिस केस। लेकिन जो कि लास्ट एलिमेंट -2 रखा हुआ है यहाँ पर विच इज नॉन जीरो, इसका रैंक अभी भी 3 ही रहेगा एंड वी विल हैव नो सॉल्यूशन। सो दिस विल बी द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स चेक आउट आवर अनदर प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा ट्राई करेंगे। ट्राई क्वेश्चन नंबर 14, टॉप राइट साइड। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी है और ए इनवर्स दिया है 1/6 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ए प्लस डी टाइम्स आई। देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी एंड डी? इट्स अ वेरी डायरेक्ट एंड इजी प्रॉब्लम, जस्ट सॉल्व इट फास्ट। See this question we will do using characteristic equation, क्योंकि इनवर्स निकालने में बुद्धिमानी नहीं है भाई। ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि ए इनवर्स निकाल लें और फिर कंपेयर कर दें तो वो भी एक तरीका है, बट वो एक फालतू तरीका है। सो नाउ वी विल टेक आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में जो मेरा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए हम लोग को दे रखा है 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 -2 4 0 -2 4। तो हम लोग को इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेना चाहिए जो ए मैट्रिक्स जरूर सेटिस्फाई करेगा, और ये निकालना सिखाए हुए हैं तुम लोग को। सो दिस इज 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 -2 4 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, implies 1 minus lambda times 1 minus lambda into 4 minus lambda, or minus a minus plus 2, this should be equal to 0, implies 1 minus lambda whole into, this is lambda square, and this will be minus 5 lambda plus 4 और plus 2 मिलके plus 6 हो जाएगा। प्लस 6 के जगह हम गलती से +2 लिख दिए हैं, सो इट विल बी +6 and this side it will be 0. Now when I multiply this, so I am getting 1 से lambda square minus 5 lambda plus 6 minus lambda cube plus 5 lambda square minus 6 lambda equal to 0। अरे ये तो लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3 वाला फैक्टर दिख रहा है हमको, इसका तो हमको रिजल्ट याद ही था। ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6। आई थिंक यही आ रहा होगा। तो लैम्डा क्यूब माइनस में आ रहा है तो माइनस लैम्डा क्यूब, और लैम्डा स्क्वायर आ रहा है 5 लैम्डा स्क्वायर आ रहा है 6 लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, और -11 लैम्डा आ रहा है और +6। हमको सही याद था। फैक्टर 1 2 3 वाला हमको याद रहता है, तुमको याद रहता है तो हैंड रेज करो।
लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। सो ए मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। ए क्यूब माइनस 6 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स ए माइनस 6 टाइम्स आई इक्वल टू 0। दिस इज बाय कैरी हैमिल्टन थ्योरम। कैरी हैमिल्टन थ्योरम। स्पेलिंग पर ध्यान मत देना, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। नाउ इस इक्वेशन में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो ए क्यूब बन जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बन जाएगा ए, और ए बन जाएगा आई, और आई बन जाएगा ए इनवर्स, और इधर नल मैट्रिक्स ही रहेगा। सो ओवरऑल यू आर गेटिंग 6 टाइम्स ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 टाइम्स आई। सो ए इनवर्स अगर हमको निकालना हुआ तो हम लोग कर सकते हैं 1/6 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। तो जब तुम कंपेयर करोगे इसको, दिस इज गिवन एज 1/6 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस सी ए दिया है कि प्लस सी ए दिया है, प्लस सी ए प्लस डी आई, प्लस सी ए प्लस डी टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब सी का वैल्यू साफ दिख रहा है -6 एंड डी का वैल्यू साफ दिख रहा है 11। सो -6 एंड 11 आर द वैल्यूज। सो सी ऑप्शन विल बी परफेक्टली करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है वो मेरा परफेक्टली करेक्ट आंसर है। सो प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 18, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो। Let omega be not equal to 1 be a cube root of unity as is set of all non-singular matrices of the form this, where each of A, B and C can be either omega or omega square. Number of such distinct matrices in the set S is। कितना ऐसा distinct matrix बन सकते हैं? ये क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। यस, करेक्ट आंसर पल्लवी। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि मैट्रिक्स चूंकि नॉन सिंगुलर है, इसीलिए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1AB। मान लो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 1AB ओमेगा 1C ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ओमेगा 1C ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। A will be non-singular if and only if determinant of A is not equal to 0। See, complete theory has been given by my side। एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स के बाहर नहीं निकलने वाला है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम अभी देख रहे हो उतना तो तुम भी समझ रहे होगे, और जो इस बार जेईई एडवांस 2020 में क्वेश्चन आया वो भी देख के तुम समझ रहे होगे। सो 1 × 1 माइनस सी ओमेगा माइनस ए टाइम्स ओमेगा माइनस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी 0। गजब, ये 0 आ गया, मतलब बी का कोई टर्म ही नहीं है। 1 माइनस सी ओमेगा माइनस ए ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 माइनस सी ओमेगा और माइनस ए ओमेगा अगर कॉमन लें तो 1 माइनस सी ओमेगा बच रहा है। ओके फाइन, तो 1 माइनस सी ओमेगा कॉमन आ रहा है और 1 माइनस ए ओमेगा भी कॉमन आ रहा है, और हर जगह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। रॉन्ग आंसर कॉस्टो। सो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब 1 माइनस सी ओमेगा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 and 1 माइनस ए ओमेगा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब C शुड नॉट बी इक्वल टू 1 by ओमेगा एंड A शुड नॉट बी इक्वल टू 1 by ओमेगा, और 1 by ओमेगा का मतलब ओमेगा स्क्वायर।
C should not be equal to omega square and A also should not be equal to omega square. So finally we are at our answer. A B C ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में से ही कुछ होगा। तो जो मैट्रिक्स है उसमें से ए के लिए तुम ओमेगा स्क्वायर नहीं चुन सकते हो, इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन। बी में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कुछ भी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए दो ऑप्शन। और सी में भी ओमेगा स्क्वायर नहीं चुन सकते हो, एक ऑप्शन। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट matrices, number of distinct matrices is equal to 1 into 2 into 1, that is 2। तो S सेट में सिर्फ दो डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस हो सकते हैं। सेम मेथड और नॉट सावी पल्लवी। नेक्स्ट प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 19। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE Advanced 2012। लेट P be an array of element aij 3x3 मैट्रिक्स है। Q दिया हुआ है Bij का अरे, जहां Bij इन टर्म्स ऑफ Aij डिफाइन किया है 2 का पावर I प्लस j इंटू Aij, where I and j takes values from 1 से 3। If determinant of P is 2, what is the determinant of the matrix Q? बेसिक प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाला प्रॉब्लम है नहीं है। सो वी कैन डू इट वेरी इजली। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ P जो है वो 2 दिया हुआ है और Bij को डिफाइन किया है 2 टू दी पावर I प्लस j इंटू Aij। ठीक है, तो इम्प्लाइज जो मेरा Q मैट्रिक्स है ना वो हो जाएगा, अगर हम लोग को B11 डिफाइन करना है तो 2 का पावर में 1 प्लस 1 A11, 2 का पावर में 1 प्लस 2 A12, 2 का पावर में 1 प्लस 3 A13। इतना स्टेप्स तो बेबी स्टेप्स कोई नहीं लिखता, हम लिख रहे हैं। 2 का पावर में 2 प्लस 1 A21, 2 का पावर में 2 प्लस 2 A22, 2 का पावर में 2 प्लस 3 A23, फिर 2 का पावर में 3 प्लस 1 A31, 2 का पावर में 3 प्लस 2 A32, 2 का पावर में 3 प्लस 3 A33। I think you have forgot to multiply 1 2 Pallavi. So Q matrix is 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और नॉर्मल A11, A21, A31, then 2 का पावर 3 A12, 2 का पावर 4 A13, 2 का पावर 4 A22, 2 का पावर 5 A23, 2 का पावर 5 A32, 2 का पावर 6 A33। Now if you want to find determinant of Q matrix, डिटर्मिनेंट ऑफ Q मैट्रिक्स पूछा है शायद, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Q। तो इसमें देखो, हमको जो मोस्ट बेसिक है वो इधर से 2 पावर 2 कॉमन निकालेंगे, इधर से 2 पावर 3 निकालेंगे, इधर से 2 पावर 4 निकालेंगे। तो 2 3 5 5 4 9, तो 2 पावर 9 तो कॉमन निकल जाएगा और डिटर्मिनेंट में आएगा A11 2 टाइम्स A21 और 2 स्क्वायर टाइम्स A31। इधर से 3 निकाल दिए हैं, A12 2 टाइम्स A22 और 2 स्क्वायर A32। फिर इधर से 2 पावर 4 निकाल लिए हैं, A13 2 टाइम्स A23। बोले थे ना हम ये इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर भी क्या पता बहुत लोग गलत कर देगा, ऐसा ही हुआ। अब क्या होगा, इधर से एक 2 निकाल दो और इधर से एक 2 स्क्वायर निकाल दो, 2 का क्यूब निकल जाएगा। So 2 का पावर 12, so this is A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33, and this is determinant of P only. Determinant of P is 2, so answer will be 2 to the power 13. Correct answer will be 2 power 13 will be the perfect answer.
Let's move to another problem. Next try question number 20. प्रॉब्लम फ्रॉम जेई एडवांस 2012। अच्छा, 19 भी 2012 का था, 20 भी 2012 का था, दो क्वेश्चन आ गया 2012 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो। P इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 टाइम्स P प्लस I। PT का मतलब ट्रांसपोज ऑफ P I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। Then there exists a column matrix capital X which is not a null matrix such that कौन सा चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पक्का सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 20 इट्स ए 3x3 मैट्रिक्स और P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I दिया है। तो देखो, अगर हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I का ट्रांसपोज, और P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P होगा, और ट्रांसपोज पता ही है अलग अलग हो सकता है, और I का ट्रांसपोज तो I ही होगा। सो इम्प्लाइज P इक्वल टू 2 टाइम्स, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है ना ट्रांसपोज में से, P ट्रांसपोज प्लस I। नाउ P ट्रांसपोज इज ऑलरेडी गिवन 2P प्लस I, so implies P equal to 2 whole into 2P plus I, so this is 4P plus 3I। तो जो लेफ्ट में P है उसको राइट भेज देंगे, तो वी आर गेटिंग 3P plus 3I is a zero matrix। So P plus I is a zero matrix, multiplying X post Px plus Ix is a zero matrix, implies Px plus X is a zero matrix, so Px equal to minus X. Px equal to minus X is the correct answer for the given problem। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है राइट कॉलम में, क्वेश्चन 4 के नीचे, फॉर ए 3x3 मैट्रिसेस M and N, which of the following statements is are not correct? Which of the following statements is are not correct? JEE Advanced 2013। इसमें देखो नॉट करेक्ट पूछा है। जनरली लोग हड़बड़ा के ना क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ के ना करेक्ट वाला मार के आ जाता है एग्जाम में, तो इस तरह गलती कभी नहीं करना चाहिए हम लोग को। सो से दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम JEE Advanced 2013। व्हाट इज सेड बाय क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, M और N के बारे में कुछ बोला नहीं है, हर ऑप्शन में ही बोला है। तो N ट्रांसपोज MN, ओके, तो लेट ये ए ऑप्शन चेक कर रहा है, X इक्वल टू N ट्रांसपोज MN, तो यहाँ से X ट्रांसपोज आ जाएगा N ट्रांसपोज MN का ट्रांसपोज, दिस इज N ट्रांसपोज M ट्रांसपोज और N ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो दिस इज N ट्रांसपोज M ट्रांसपोज और N। तो इट डिपेंड्स कि M और N क्या है। पहला है इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज M इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, M के बारे में बात कर रहा है ये, N के बारे में कुछ बोला है? N के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। चलो तो देख लेते हैं, M अगर सिमेट्रिक हुआ, अगर M सिमेट्रिक हुआ तो X ट्रांसपोज आने वाला है N ट्रांसपोज MN, जो कि X ही है। वाह वाह, तो इस केस में जो X है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर M स्क्यू सिमेट्रिक रहा तो फिर जो X ट्रांसपोज है वो माइनस N ट्रांसपोज M और N आ जाएगा, जो कि माइनस X हो जाएगा। तो फिर इन दिस केस X विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब M सिमेट्रिक तो X सिमेट्रिक, M स्क्यू तो X स्क्यू।
सिमेट्रिक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सही है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हम लोग को आंसर में मार्क नहीं करना है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। फिर mn माइनस एन एम, ओके बी ऑप्शन चेकिंग, mn माइनस एन एम, तो x ट्रांसपोज हो जाएगा mn माइनस एन एम का ट्रांसपोज, सो x ट्रांसपोज विल बी mn का ट्रांसपोज माइनस nm का ट्रांसपोज, दिस इज n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज माइनस m ट्रांसपोज n ट्रांसपोज is skew symmetric for all matrices m and n। m और n कैसा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा केस है। तो इसमें फॉर ऑल मैट्रिसेस m और n बोल रहा है, फॉर ऑल मैट्रिसेस, ध्यान देंगे इज सिमेट्रिक फॉर ऑल, अच्छा फॉर ऑल मैट्रिसेस नहीं, फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस m और n, क्योंकि अभी फॉर ऑल बोलता तो बहुत सारा केस आ जाता ना, m सिमेट्रिक n सिमेट्रिक, m स्क्यू सिमेट्रिक n स्क्यू सिमेट्रिक, m सिमेट्रिक n स्क्यू सिमेट्रिक, m स्क्यू सिमेट्रिक n सिमेट्रिक, तो वहां तो हमको लगता है कि ये ऑप्शन पक्का गलत हो जाता और हम लोग को ये आंसर में मारना पड़ जाता। अगर हम सही बोल रहे हैं तो है, मतलब मैसेज कर दो, लेकिन चूंकि अभी सिमेट्रिक बोल दिया है इसलिए लगता है ये स्टेटमेंट सही आ जा रहा है। एम आई करेक्ट? बाकी दोनों केसेस भी अगर लेना पड़ता हमको कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, तो शायद ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता। एक बार चेक करके हमको मैसेज करना तो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। दोनों अगर सिमेट्रिक है तो भाई ये एन एम माइनस एम एन आ जाएगा, एन एम माइनस एम एन, और एन एम माइनस एम एन का मतलब भाई ये माइनस एक्स आ रहा है, मतलब एक्स स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक सही है, ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर m और n दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, हमको लगता है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा ना, बीच में माइनस कॉमन निकल जाएगा और प्लस बचेगा, या फिर माइनस कॉमन नहीं निकलेगा और प्लस बचेगा, ना ही सिमेट्रिक बचेगा ना ही स्क्यू सिमेट्रिक बचेगा। इफ आई एम करेक्ट प्लीज सेंड मी मैसेज, क्या सीन रहेगा मैसेज, हमको सीन बता दो मैसेज में। और अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है तो भी ये एन एम माइनस एम एन ही बनने वाला है, तो भी माइनस एक्स ही रहेगा। सो इन द बोथ केसेस एक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन तो सही दिया हुआ है, तो ये भी मार्क नहीं करेंगे। एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक एम एंड एन, बोल रहा है एम और एन अगर सिमेट्रिक है तो एम एन भी सिमेट्रिक ही होगा। ये तो हमको साफ ही गलत लग रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमको थोड़ा अटपटा है। एक्स अगर एम एन है तो यहाँ से एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा m इंटू एन का ट्रांसपोज, जो कि n ट्रांसपोज इंटू m ट्रांसपोज होगा, और चूंकि दोनों स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक है तो ये nm हो जाएगा, सिमेट्रिक है ना, फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स nm। और क्वेश्चन में क्या दिया है, mn इज सिमेट्रिक, तो भाई ये तो तुम्हारा mn के बराबर तो नहीं है। ओहो, मतलब कि x ट्रांसपोज इज नॉट कमिंग इक्वल टू x, सो x इज नॉट सिमेट्रिक। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मैट्रिसेस भी हैं जो ना सिमेट्रिक होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हाँ, पर ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, जबकि बोल रहा है एम एन इज सिमेट्रिक, तो सी ऑप्शन गलत है और डी तो साफ गलत है, क्योंकि हम एडजॉइंट का प्रॉपर्टी दिए कि इन्वर्स, ट्रांसपोज और एडजॉइंट तीनों में पलटने वाला प्रॉपर्टी होता है, और ये दिया है तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ n इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m इंटू n, तो ये कभी बराबर नहीं होगा, बिकॉज हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं एडजॉइंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ n, दिस शुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ nm,
ये होना चाहिए सही प्रॉपर्टी। सो सी एंड डी ऑप्शन हम लोग को अपने एग्जाम में मार्क करना था। सी और डी मार्क करेंगे तो सही है, कुछ और भी मार्क कर दिए तो हमारा आंसर गलत है। सो लेट्स चेक आउट अनदर प्रॉब्लम। अब कौन सा नेक्स्ट प्रॉब्लम करना चाहिए हम लोग को? ये राइट साइड के कॉलम में जो क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है और 14 भी क्वेश्चन है पर इजी है भाई। देखो 14 में ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकता था, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू ए वेयर ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स एंड ए बी सी इक्वल टू 1 एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए आई दिया है ना, तो मैसेज करो एग्जाम में ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई वाले डेटा को क्या लिख करके दे सकता था। क्या लिखा जा सकता है अगर हम ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई नहीं लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं बच्चा ही कुछ समझे कि ये कंडीशन होगा और फिर प्रोसीड करें, तो हमको क्या लिखना चाहिए? यस करेक्ट कौस्तुभ, क्वेश्चन में लिखना चाहिए ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 14 का आंसर निकालो और 15 प्रूफ करके दिखाओ। दोनों क्वेश्चन मिला के हम तुमको देंगे 5 मिनट। 14 तो इजी क्वेश्चन है, ए बी सी ए सी ए बी दिया हुआ है मैट्रिक्स। सो 14 नंबर क्वेश्चन का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए बी सी ए सी ए बी, ये मैट्रिक्स है मेरा। एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आई दिया हुआ है, तो ए ऑर्थोगोनल है तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट 1 होगा या फिर -1 होगा। ऐसे भी दोनों तरफ मॉड ले लोगे तो वो आ जाएगा मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू मॉड ऑफ ए, जो कि दोनों मॉड ऑफ ए ही हो जाएगा। सो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ आई मतलब 1। सो मॉड ए का जो वैल्यू है वो 1 होगा या फिर -1 होगा, तो मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए इज इक्वल टू ए इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। सो इम्प्लाइज मॉड ए विल बी ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये आ रहा है मेरा मॉड ए बी सी का वैल्यू। सही है या गलत है मैसेज कर दो एक बार, इज इट राइट और रॉन्ग? मैट्रिक्स तो सही लिखे होंगे, ए बी सी ए सी बी ए। इज इट ओके? So this should be either 1 or -1. Very clearly, this should be either 1 or -1. So implies थ्री ए बी सी माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 1 या फिर -1. So also a b and c are positive real numbers. a b c belongs to positive real numbers. तो फिर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा। सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब should be greater than or equal to 3abc। तो फिर 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो है that should be less than or equal to 0। So this is my first condition, this is my second condition। दोनों कंडीशन अगर मिला के देखा जाए तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि from 1 and 2 3abc minus a cube plus b cube plus c cube, this has to be equal to -1, implies a cube plus b cube
प्लस सी क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 3 ABC, और ABC का वैल्यू 1 दिया हुआ है. So 1 plus 3 into 1, so answer will be 4. So correct answer will be 4 only. Now let's try question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है M एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. M is a 3x3 मैट्रिक्स, और क्या दिया है, M का डिटर्मिनेंट 1 है और M इंटू M ट्रांसपोज I है, मतलब M ऑर्थोगोनल है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ M जो है वो 1 है एंड M इंटू M ट्रांसपोज I है. तो ऐसा भी बोल सकता था कि M इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विथ पॉजिटिव डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो ये दोनों डेटा एक साथ कवर हो जाता. डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I चाहिए आपको. सो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I के जगह लिखेंगे M इंटू M ट्रांसपोज, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ M कॉमन लेंगे और I माइनस M ट्रांसपोज, और फिर डिटर्मिनेंट अलग अलग करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस M ट्रांसपोज. फाइन. So from here determinant of M minus I will be equal to, now determinant of M 1 है तो इसको 1 ही रहने दो. अंदर में से माइनस कॉमन निकालो तो होगा M ट्रांसपोज माइनस I. नाउ इट्स अ 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो माइनस का पावर क्यूब निकलेगा बाहर और अंदर बचेगा M ट्रांसपोज माइनस I, विच इज माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ M transpose minus I, and this should be same as minus determinant of M transpose minus I का ट्रांसपोज. क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालो या A का ट्रांसपोज का निकालो, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ M ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस I का ट्रांसपोज, which is same as minus determinant of M minus I. So M minus I का डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 2 times determinant of M minus I should be equal to 0. So determinant of M minus I matrix should be 0. Hence proved. आराम से प्रूव हो गया. नहीं कर पाए गड़बड़ बात है. टेक्निक I को लिखे M इंटू M ट्रांसपोज, उसके बाद कॉमन लेना, एक कॉमन टेक्निक था. उसके बाद बाहर निकाल देना, एक अच्छा स्टेप हुआ. तो बाहर निकाल देने से मॉड M ख़त्म. दिस इज़ ए नाइस स्टेप. ये हमेशा याद रखा करो, अक्सर काम आता है. K का पावर N बाहर निकल जाता है. एंड दिस इज़ ए फैंटास्टिक स्टेप. डिटर्मिनेंट ऑफ A इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज. यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, सिंस दिस इज द प्रॉपर्टी यूज्ड हियर, एंड देन द क्वेश्चन इज डन. सो दिस वाज एन इजी प्रॉब्लम. ठीक है, हम लोग पैसेज बनाते हैं. पैसेज 2 बनाएंगे नहीं, उससे पहले हम लोग पैसेज 4 बनाएंगे. यस, लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर हम लोग को दिख रहा है पैसेज 4. ये पूरा पैसेज पढ़ो, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन बनाओ और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना. चलो देखो, करते हैं इसको. अच्छा क्वेश्चन है. पैराग्राफ हो गया ये तुम्हारा 2011 से, जेई एडवांस 2011, पैराग्राफ जेईई एडवांस 2011 से ये पैराग्राफ लिया गया. इसमें बोला गया है कि A B C मैट्रिक्स
का प्रोडक्ट निकाला गया है 197827 197827 737 this is given as 000 000। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशंस आने वाला है वो है a प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देन 9a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। देन 7a प्लस 7b प्लस 7c इक्वल टू 0, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ तुम देखो, एक तो सॉल्यूशन तो है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। ट्रिवियल का मतलब होता है जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे एट द सेम टाइम 0 हो जाए, और एक भी वेरिएबल अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब क्वेश्चन का केस ऐसा होता है कि राइट साइड में 0 0 और 0 दे देता है, तो एक सॉल्यूशन तो दिख रहा है, वन सॉल्यूशन दिखने लगता है 0 0 0। और क्वेश्चन कभी कभी आता है ऐसा ही मैट्रिक्स देके, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख के जिसमें 0 0 0 होता है राइट साइड में, बोलता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कंडीशन डिटर्मिनेंट को 0 कराया जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। कारण ये है कि तीन प्लेन या तो एक यूनिक पॉइंट पर मिलेगा, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे मिलेगा, या तो मिलेगा ही नहीं। अब 0 0 0 अगर एक पॉइंट है तो एक यूनिक पॉइंट तो पक्का मिल गया है, ठीक है। और अगर बोल रहा है कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, तो फिर देखो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो कट जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 वाला केस तो कट गया। तो डिटर्मिनेंट वाला केस 0 करते हैं तो नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट आता है? नो तो होगा नहीं इसका, क्योंकि एक ट्रिवियल तो है। मतलब डिटर्मिनेंट जब 0 होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में नॉन ट्री, कभी कभी एग्जाम में बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली। तो नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली का मतलब एक तो जीरो साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही रहा है, नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली मतलब कि एक इससे हट के भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इससे हट के अगर एक और एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर तो बहुत एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि तीन प्लेन कभी 2 3 4 5 पॉइंट पर नहीं कटता है, या तो एक पे कटता है या तो कटता ही नहीं है, या तो फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कटते हैं। सो हेयर हम लोग कोफिशिएंट्स का अगर डिटर्मिनेंट चेक करें, जिसका ज़रूरत था नहीं एग्ज़ाम में। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो सारे पार्ट में तुम देखोगे कि इफ़ पॉइंट ए बी सी, इफ़ पॉइंट ए बी सी, सब पार्ट में तुमको किसी न किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कराया गया है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 0 0 0 के अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं जो इक्वेशन ई को भी सेटिस्फाई कर रहा है और बाकी क्वेश्चंस में भी पुट करने के काम आएगा। मतलब सब क्वेश्चन में ऑब्वियसली 0 0 0 तो पुट नहीं करना है, क्योंकि अगर 0 0 0 ही पुट करना होता तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि बहुत बच्चा लोग ऐसा करता है कि 0 0 0 ही पुट कर देते हैं, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ए आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन में 0 0 0 पुट करने से डिनोमिनेटर साला ओमेगा पावर वाला 1 हो जाता है, और 3 और 3 6 और एक 7। तो किसी को क्वेश्चन 2 में 7 ऑप्शन में नहीं दिखता है तो उसी समय दिमाग ठनक जाता है कि ये क्या हो गया भाई, ए बी सी तीनों 0 लिए, अब तो सम आ गया भैया मेरा 7। समझ रहे हो? तो हैंड रेस करो। ए बी सी जो 0 ले लेगा उसका सेकंड क्वेश्चन में नीचे सारा डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 7 है। 7 ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो माथा खराब हो जाएगा उसका। तब जाके बुद्धि खुलेगा कि लगता है सारा का सारा सॉल्यूशन 0 0 0 नहीं है। फिर भी एग्जाम में चेक कर लेना चाहिए। 9 2 3 7 7 7 ये डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो सबसे पहले तो देखो 1 इंटू 14 माइनस 21 माइनस 8 इंटू 63 माइनस 21 प्लस 7 इंटू 63 माइनस 14। तो ये हो रहा है तुम्हारा यहाँ से -7, और 63 माइनस 21 हो रहा है मेरा 42,
तो -336 और प्लस इधर आ रहा है 49, 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 आ रहा है मेरे ख्याल से। 33 में 14 घटेगा तो 49 इंटू 7, सो दिस विल बी 343। तो देखो कट गया, तो डिटर्मिनेंट देखो जीरो है। तो एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही रहा था, ऊपर से डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसका। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, मतलब ए बी और सी सब एक दूसरे का लीनियर ही फंक्शन आएगा। तो हम बी और सी को ए के टर्म्स में लिख लेते हैं। ऊपर से तुम्हारा जो ये तीसरा इक्वेशन है ये साफ साफ बता रहा है 7 अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो ये कहना चाह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाना चाहिए। एक कंडीशन तो यही है, a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाना चाहिए। तो पहले b को a के टर्म्स में निकाल लेते हैं, या फिर c को निकाल लो, बेस्ट रहेगा तुम्हारा। यहाँ पर देखो 8b है और यहाँ पर देखो 2b है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का 4 टाइम्स घटा देते हैं। तो नाउ इक्वेशन 1 माइनस 4 टाइम्स इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में a और माइनस 4 टाइम्स 9, a माइनस 36 विल बी माइनस 35a, और देखो 8b और 8b कट जाएगा, और इक्वेशन 1 मतलब 7 और माइनस 12, 7 माइनस 12 माइनस 5c इक्वल टू 0। तो c देखो मेरा आ रहा है -7a, c a के टर्म्स में आ गया। तो अगर तुम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 जो आया उसमें c अगर -a डालो -7a, तो b कितना आ जाना चाहिए, b देखो 6a आ जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का सम भी 0 होना है। सो दिस इज द मेन कंडीशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, वो सारे सॉल्यूशंस ए बी सी के ट्रिपलेट हैं, और उस ए बी सी के ट्रिपलेट में जो कंडीशन है ना वो ये एग्जिस्ट करना चाहिए कि बी ए का 6 टाइम्स होना चाहिए और सी ए का -7 टाइम्स होना चाहिए। रिलेशन कौन कौन लाया है हैंड रेस करोगा या मैसेज करो, सावी पल्लवी जो भी सही बनाए हो सब लोग यही रिलेशन लाए हो। Now if the point ABC lies on the plane 2x plus y plus z equal to 0, if ABC lies on 2x plus y plus z equal to 0, अगर इस पर लाई करना है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 होगा, z इक्वल टू 0 गलती से लिखा गया है यहाँ पर, तो इस पर हम लोग पॉइंट सेटिस्फाई करवा देंगे। x हो गया a, y के जगह पर 6a और z के जगह पर c मतलब -7a, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो 8a माइनस 7 है, a1 आ गया, a1 आ गया तो b6 आ गया, और a1 आ गया तो c -7 आ गया। पूछा क्या है 7a प्लस बी प्लस सी, तो 7a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 प्लस 6 -7, सो आंसर विल बी 6। यस डी ऑप्शन। ओमेगा बी ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब -1, मतलब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ओमेगा का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब ओमेगा क्या है तुम समझ रहे होगे, ये ओमेगा प्लस √3/2 आई वाला है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 में जो ओमेगा दे रहा है वो -12, ओमेगा का वैल्यू भूल गए हम, जा क्या होता था भाई, -12 प्लस √3/2 आई, एक होता था -12 माइनस √3/2 आई। यस करेक्ट, यही होता था। कभी कभी तुम लोग के चक्कर में ये भी भूल जाएंगे हम। और क्या बोला इसमें, a अगर 2 है, ओके देखो भाई a अगर 2 आया तो b अपने आप 12 आ जाएगा और c अपने आप -14 आ जाएगा। सो देन पूछा क्या है, पूछा है 3/ओमेगा पावर a, 3/ओमेगा पावर a प्लस 1/ओमेगा पावर b,
1 by omega power b plus 3 by omega power c. This has been asked. So 3 by omega power 2 plus 1 by omega power 12 plus 3 by omega power माइनस 14. तो प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं. दिस इज 3 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा ओमेगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए और ओमेगा का पावर 12 तो 1 ही होने वाला है, और ये ऊपर चल जाएगा 3 टाइम्स ओमेगा पावर 14. ओमेगा पावर 14 का मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर. अब ओमेगा का इमेजिनरी पार्ट भैया पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमको उससे क्या मतलब है. हमारा 1 प्लस 3 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है. इमेजिनरी पार्ट निगेटिव भी देता ना तो भी ये वैल्यू हमेशा -1 ही होगा. सो 1 माइनस 3 विल बी -2. तो ए ऑप्शन. हाँ भाई, हैंड रेस करो या मैसेज करो, हम सही बोल रहे हैं ना. अगर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव भी देता ओमेगा के लिए तो भी यही आंसर आता. यस और नो, जस्ट मैसेज. ओमेगा का इमेजिनरी पार्ट निगेटिव भी देता तो यही आंसर आता. थर्ड क्वेश्चन, इफ b इज इक्वल टू 6, तो b जैसे ही 6 बोला वैसे ही हम लोग का a और c आएगा. तो b अगर 6 है तो a 1 आ जाएगा, और a अगर 1 आया तो c जो है वो -7 आ जाएगा. फिर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो इम्प्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0. ये तो फैक्टराइज हो रहा है भाई. x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. दो रूट्स आ रहे हैं मेरे, एक -7 और एक 1. और कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला. समेशन ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. समेशन ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का पावर n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक पूछा है. तो समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक 1 बाई अल्फा, कोई भी एक को अल्फा ले लो और कोई भी एक को बीटा ले लो, इसका पावर n. सो दिस इज समेशन ऑफ 6 बाई 7 का पावर n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक. सो दिस इज ए इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है. n 0 रखने से 1 आ जाएगा. तो 1 बाई 1 माइनस r 6 बाई 7 है. सो दिस इज 1 बाई 7. सो 7 इज द करेक्ट आंसर. सो पूरा पैराग्राफ सॉल्व हो गया, और बहुत ही आसानी से और इजी वे में पैराग्राफ सॉल्व हुआ है. इसको सॉल्व करने में हम लोग को कहीं भी किसी तरह का डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुआ. तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो तुम लोग डेफिनेटली बना लोगे. किसी टाइप के प्रॉब्लम में डिस्कस करना पड़ेगा हम लोग को और थोड़ा ज़्यादा. आई विल डिसाइड कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन सेशन है या नहीं है. अगर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन सेशन हुआ तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे.